नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी सीक्रेट फाइल खोलने जा रहे हैं जिसे समझने में ना तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के पसीने छूट गए थे। मान लीजिए आज हम एक ऐसी पुरानी धूल भरी फाइल खोल रहे हैं जिस पर तारीख दर्ज है 23 मार्च 1931। और देखिए, इस विश्लेषण में हम सिर्फ कुछ पुरानी घटनाओं को नहीं रटने वाले। हम उस पूरी मास्टरमाइंड रणनीति और सोच को डिकोड करेंगे जिसने उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर उस 23 साल के लड़के में ऐसा क्या था जिससे पूरा का पूरा ब्रिटिश एम्पायर इस कदर खौफ में था। मतलब जरा सोचिए, नियम के हिसाब से लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी सुबह होनी थी, राइट? लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि प्रशासन इतना डरा हुआ था कि शाम के ठीक 7:33 पर एकदम अंधेरे में इस काम को अंजाम दिया गया। फांसी देने वाले जल्लाद के हाथ तक कांप रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या वो महज एक जज्बाती नौजवान था या फिर एक ऐसा गजब का रणनीतिकार जिसने ब्रिटिश एम्पायर को खत्म करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा था? चलिए इस पूरी प्रस्तुति के दौरान हम इन्हीं परतों को हटाकर सच्चाई का पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े बदलाव की, मनोवैज्ञानिक बदलाव। ओके, तो इसके थोड़ा पीछे चलते हैं। किसी भी मास्टरमाइंड के पीछे ना एक टर्निंग पॉइंट जरूर होता है, एक ऐसा पल जो उसकी पूरी विचारधारा को हमेशा के लिए बदल के रख देता है। और हमारे सोर्स उस पल को 1919 से जोड़ते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है 12, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महज 12 साल का ये बच्चा 12 मील पैदल चलकर उस भयानक जगह पर पहुंचा। और पता है उसने वहां क्या किया? वहां रोने के बजाय उसने उस खून से सनी मिट्टी को उठाया और एक कांच की शीशी में भर लिया। ये कोई भावुक पल नहीं था, ये एक बहुत ही कड़े क्रांतिकारी संकल्प का जन्म था। उसी दिन ये तय हो गया था कि भाई लक्ष्य सिर्फ आजादी पाना नहीं है, इस पूरी शोषण करने वाली व्यवस्था का समूल नाश करना है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1919 के उस सदमे ने अगले एक दशक में क्या कुछ नहीं किया। एक बहुत ही तेज, ऑर्गेनाइज्ड और वैचारिक सफर शुरू हुआ। 1926 में युवाओं को जगाने के लिए नौजवान भारत सभा का निर्माण हुआ। फिर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। और उसके तुरंत बाद 1929 का वो ऐतिहासिक असेंबली धमाका हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई बेतरतीब सफर नहीं था, ये बहुत ही स्पष्ट और नाप तौल कर की गई एक प्रगति थी। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, उनके अंडरग्राउंड नेटवर्क को डिकोड करना। देखिए, ये लोग सिर्फ सड़कों पर नारे नहीं लगा रहे थे, एक बहुत ही गहरी वैचारिक नींव रखी जा रही थी। सोर्स बताते हैं कि गुप्त तहखानों में मोमबत्ती की रोशनी में कार्ल मार्क्स, लेनिन और दुनिया भर की क्रांतियों का गहरा अध्ययन चल रहा था। और ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाती है कि ब्रिटिश अधिकारी हालात को समझने में कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। दस्तावेजों से एकदम साफ होता है कि एक तरफ अंग्रेजों को लगता था कि ये तो बस चंद भटके हुए लड़कों का समूह है, लेकिन असलियत में HSRA एक सुसंगठित अंडरग्राउंड आर्मी थी। उनका अंतिम लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना था जहां इंसान के हाथों इंसान का शोषण पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसके बाद बारी आई एक्शन की। पहला सीधा वार हुआ यूं कि लाला लाजपत राय पर एक शांतिपूर्ण मार्च के दौरान बहुत ही क्रूर पुलिस लाठीचार्ज हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रणनीति ने एक हिंसक मोड़ ले लिया। 17 दिसंबर 1928 को एक सुनियोजित जवाबी कार्रवाई की गई। मेन टारगेट था वो ब्रिटिश अफसर स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों को निष्पक्ष रूप से देखें तो ये एक गलत पहचान का मामला था। स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जॉन सैंडर्स बाहर आया और मारा गया। अब भले ही एक गलती थी, लेकिन इस एक घटना ने ना पूरे लाहौर पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश घमंड पर यह पहला सीधा प्रहार था। और इसके बाद जो हुआ वो कमाल का था। पूरा पुलिस महकमा हाई अलर्ट पर था, चप्पे चप्पे पर चेकिंग हो रही थी। लेकिन वे खुद को एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज साबित करते हैं। उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी कटवाए, एक ब्रिटिश जेंटलमैन का भेष बनाया और पुलिस की नाक के ठीक नीचे से लाहौर से सुरक्षित निकल गए। ये उनकी शानदार सामरिक और बचाव रणनीति को बहुत अच्छे से दर्शाता है। चलिए अब जरा इनकी उस शानदार मीडिया रणनीति को समझते हैं जो उनके समय से बहुत आगे की चीज थी। 8 अप्रैल 1929 की घटना इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प वैचारिक हिस्सा है। ये कोई आम धमाका नहीं था दोस्तों, ये पब्लिक सेफ्टी बिल जैसे दमनकारी कानूनों के खिलाफ एक बहुत ही सोची समझी और शानदार रणनीतिक चाल थी। इस मास्टर प्लान को इन 4 स्पष्ट कदमों में डिकोड करते हैं। कदम 1, ऐसे हानिरहित बम फेंकना जो किसी की जान न लें।
कदम 2, अपना संदेश देने के लिए हवा में पर्चे उड़ाना। कदम 3, वहां से भागने का पूरा मौका होने के बावजूद स्वेच्छा से गिरफ्तार होना। और अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण कदम 4, अदालत के कटघरे का इस्तेमाल अपने संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में करना। मतलब ये एक क्लिनिकल मास्टर प्लान था, जहां न्याय प्रणाली को ही अपने लिए एक मेगाफोन में बदल दिया गया। एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट। और असेंबली में उड़ाए गए उन पर्चों पर जो बात लिखी थी ना, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। उस पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उनका लक्ष्य किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि इस सोती हुई व्यवस्था और आम जनता दोनों को एक वैचारिक धमाके से जगाना था। इसके पीछे की जो मनोवैज्ञानिक रणनीति थी, वो बहुत गहरी थी। अब हम इस ऐतिहासिक फाइल के आखिरी पन्नों की ओर बढ़ते हैं। अंतिम संघर्ष और शहादत। जेल के अंदर जाने के बाद उनका जो संघर्ष रहा, वो उनके अटूट संकल्प को और भी साफ तौर पर सामने लाता है। यहां हथियार कोई बम या पिस्तौल नहीं थी, यहां हथियार थी उनकी खुद की इच्छा शक्ति। 116, ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। ये उन दिनों की संख्या है जब उन्होंने जेल के अंदर राजनीतिक कैदियों के बुनियादी मानवीय अधिकारों के लिए एक भीषण भूख हड़ताल की। इस 116 दिन की हड़ताल ने शक्तिशाली ब्रिटिश अधिकारियों को लिटरली घुटनों पर ला दिया था। ये दिखाता है कि बिना किसी शारीरिक हिंसा के भी सिर्फ अपने संकल्प के दम पर व्यवस्था से कैसे लड़ा जा सकता है। और फिर आता है 23 मार्च 1931 का वो अंतिम पल। दस्तावेज बहुत ही स्पष्टता से बताते हैं कि वो फांसी कितनी गोपनीय और डर से भरी थी, ताकि कोई दंगा न भड़क जाए। उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी? बस अपने दोस्तों सुखदेव और राजगुरु को गले लगाना। और फिर मुस्कुराते हुए, मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए उन्होंने उस फंदे को चूम लिया। हुकूमत का डर इस कदर था कि शहादत के बाद उनके शवों को रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से जलाकर सतलुज नदी में फेंक दिया गया। डायरी की इस आखिरी प्रविष्टि को देखिए। अंधेरी रातों में भी मेरी मिट्टी से खुशबू आएगी। इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वो खुद को सिर्फ एक हाड़ मांस का इंसान नहीं मान रहे थे। वे जानते थे कि वो एक अमर विचार बन चुके हैं, एक ऐसा विचार जिसे कोई भी गोली या कोई भी फांसी का फंदा कभी खत्म नहीं कर सकता। अंत में ये स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज हमने इस पूरी फाइल को पलटा, रणनीतियों को समझा और उस शहादत का विश्लेषण किया। लेकिन आज लगभग एक सदी बीत जाने के बाद भी ये सवाल अपनी जगह कायम है। क्या हम सच में उनके सपनों का भारत बना पाएं? क्या उनकी वो सोच, वो दूरदृष्टि बस इतिहास की किताबों में कहीं बंद होकर रह गई, या हम उसे असलियत में बदल पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करने की ज़रूरत है।